आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना उन दिनों की है जब मैं दादा दादी के साथ गांव में रहा करता था। तब का गांव और अभी का गांव दोनों के बीच में काफी फर्क है। हालांकि अभी तो गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर जबकि बात मैं बताने जा रहा हूं तब गांव में सुविधाओं की कमी काफी हुआ करती थी। हमारे गांव को बिजली बहुत कम समय के लिए मिलती थी। उस पर भी गांव में ना तो स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था थी और ना ही सड़कों का हाल सही था। मुझे अच्छे से याद है, तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था और स्कूल के बाद शाम को रोजाना अपनी साइकिल से ट्यूशन जाता था। मेरे घर से ट्यूशन मास्टर के घर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर थी। आने जाने में आराम से 1-1.5 घंटा लग ही जाता था। एक दिन की बात है, ट्यूशन में हमारा टेस्ट होने वाला था। मास्टर जी ने पहले ही बता दिया था कि उस दिन छुट्टी देरी से होगी, तो ठीक शाम 5:30 बजे मैं ट्यूशन पहुंच गया और हमारा टेस्ट शुरू हो गया। टेस्ट खत्म होते होते मेरे दोस्त लगभग अपने अपने घर को निकल चुके थे। जब मेरा टेस्ट खत्म हुआ और बारी मेरे निकलने की आई तो समय हो रहा था रात के 8:30 बजे का। मैंने फटाफट अपना साइकिल निकाला और घर की तरफ चलने लगा। रास्ते पर मेरे अलावा कोई इंसान तो क्या, एक परिंदा तलक भी पर नहीं मार रहा था। ऊपर से ठंड का मौसम होने की वजह से कोहरे ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए दादाजी ने मेरी साइकिल के आगे एक छोटी सी लाइट लगा दी थी। उसी लाइट की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। बर्फ के समान ठंडी हवाएं सीधे मेरे चेहरे से टकरा रही थी। हालांकि मैं उस रास्ते से रोजाना आना जाना करता था, पर वो पहली बार था कि घर लौटने में मुझे इतनी रात हो रही थी। मैं भी था 15 साल का बच्चा ही। कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, मगर मैं क्या करता, चुपचाप साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते रहा। रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल, जिनमें से आ रही रात कीड़ों की आवाजें डर को कई गुना बढ़ा दे रही थी। अभी मैं साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे की तरफ से मेरे कानों में एक आवाज महसूस हुई। वो आवाज साइकिल के घंटी की थी। उस घंटी की आवाज को सुनकर मेरी जान में जान आई कि चलो कम से कम अब मुझे अकेले तो नहीं चलना पड़ेगा। मैं अपनी साइकिल को धीरे करके पीछे पलटा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, जबकि वो रास्ता एकदम सीधा था। अगर कोई होता तो उसका दिखना लाजमी था। मुझे लगा शायद वो बहुत पीछे होगा, जिस वजह से मैंने अपनी साइकिल की स्पीड को कम कर लिया ताकि वो शख्स आए और मैं उसके साथ चल सकूं। धीरे धीरे वो घंटी की आवाज मेरे करीब आती गई, साथ ही पेंडल मारने की आवाज भी आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे करीब आते आते मुझसे आगे निकल गई। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ना तो मुझे कोई साइकिल दिखा और ना ही कोई आदमी। मगर ये कैसे हो सकता है? जब कोई साइकिल थी ही नहीं तो पेंडल और घंटी की आवाज कहां से आ रही थी? ये सोचकर मेरे रोंगटे अपने आप ही खड़े होने लग गए, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, जिस वजह से मैं डरते हुए ही साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। मेरी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। अभी मैं साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी साइकिल में लगी लाइट की धीमी सी रोशनी में मुझे आगे की तरफ एक साइकिल चलती हुई नजर आई। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो साइकिल अपने आप ही चल रही थी। उस साइकिल को चलाने वाला कोई नहीं था।
असल डर क्या होता है उस वक्त मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था। मैं जोर से चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज जैसे हलक में ही अटक गई थी। उस ठंडी रात में भी मैं पसीने से लथपथ हो चुका था, जिसके बाद मैंने आव देखा ना ताव साइकिल घुमाकर वापस मास्टर जी के घर चला गया। मगर वो सब क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरा नाम जगदीश है और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं। मगर उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी नहीं किया था। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांपने लगती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दरअसल बात आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। आम सर्दियां नहीं, दिसंबर के आखिरी हफ्ता की सर्दियां, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। उस रात मैं और मेरा खलासी, हम दोनों ईंट से भरी ट्रक को लेकर सहारनपुर ले जा रहे थे। अमूमन ये सब काम मैं रात में ही करता था, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले ट्रैफिक काफी कम होता है, या यूं कह लें ठंड के मौसम में तो होता ही नहीं है। उस रात भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। पूरा का पूरा हाईवे खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मेरी ट्रक के अलावा बस एक आध ट्रकें ही हाईवे पर नजर आ रही थी। मेरा खलासी राजू मेरी बगल वाली सीट पर ऐसे दुबक कर बैठा हुआ था जैसे दुनिया भर की सारी ठंड उसे ही लग रही हो। पर मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से ट्रक चला रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद, आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? इस पर मैंने कहा, तुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही उतनी ठंड। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मगर रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि सामने का कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी देखने में। अभी मैं किसी तरह मुश्किल से हाईवे पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी राजू बोला, उस्ताद, किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, जरा चाय वाय पीते हैं। इस पर मैंने बोला, अबे क्या यार, एक तो पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ढाबे पर रुकवा रहा है तू। मेरी इस बात पर राजू ने कहा, क्या उस्ताद, आप भी ना, मालिक की बात पर आप इतना गौर क्यों करते हो? उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। बहसबाजी में ना कभी मैं राजू से जीता था और ना ही जीत पाऊंगा, जिस वजह से मुझे राजू की बात माननी ही पड़ी। लिहाजा मैंने ट्रक को वहीं पास ही में एक ढाबे पर रोका और हम लोग ट्रक से उतरकर ढाबे में चले गए। चूंकि वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसमें लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे अलावा 1 या 2 लोग ही रहे होंगे। हम दोनों ने वहां पर कुछ देर भट्टी में आग का मजा लिया और चाय पीकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, कहाँ जाइएगा साहब आप? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं तो ट्रक लेकर सहारनपुर जा रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, इस वक्त आप उस रास्ते से सहारनपुर जाइएगा? आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है, आपको मालूम नहीं है यहाँ से सहारनपुर जाने वाले रास्ते को कोई भी रात 12 बजे के बाद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस रास्ते के बरगद के पेड़ों में शैतानों का वास है। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी,
मैं बस किसी तरह से खुद को हंसने से रोके हुए था, क्योंकि उस वक्त तक मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं, जिस पर मैंने उस ढाबे वाले से कहा, ठीक है, जाते जाते बरगद वाले शैतान से भी मिलता जाऊंगा। इतना कहकर मैं उस ढाबे से निकल गया। मैंने ढाबे पर जब ये बात बोली तब वहां मौजूद सारे लोग हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगे। उस वक्त मैं सबके सामने हिम्मत वाला साबित तो हो गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं और राजू हम दोनों चलते हुए ट्रक में आए। मैंने ट्रक को चालू किया और हम लोग सहारनपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था वो अभी थोड़ी दूर था। इतने में ही मेरी नजर राजू की तरफ उसके चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि राजू का चेहरा अब काफी परेशान सा दिखने लगा है। अंदर ही अंदर वो किसी सोच में गुम था, जिस पर मैंने राजू से कहा, राजू क्या सोच रहा है तू? इस पर राजू ने कहा, उस्ताद मालिक को फोन करके बोल दें, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। इस पर मैंने राजू से कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मालिक खा जाएगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर राजू ने कहा, पर उस्ताद वो लोग बोल रहे थे कि वहां जाना ठीक नहीं है उस रास्ते पर। इस पर मैंने कहा, उनकी बात क्यों सुन रहा है तू? वो तो कुछ भी बोलेंगे। इतना कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार को गुस्से से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रक उस रास्ते पर पहुंच गई जिसके बारे में सब लोग बता रहे थे। वो रास्ता हाईवे नहीं था। उस रास्ते के अगल बगल इतना घना जंगल था कि रास्ता बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हमारी ट्रक के आगे पीछे उस रास्ते पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि मैं काफी सालों से ट्रक चला रहा था, मगर इतना सुनसान रास्ता मैंने उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था, मगर मैं उस डर को बयां नहीं करना चाहता था। मैं राजू को नहीं बताना चाहता था कि मैं डर रहा हूं। अभी मैं तेजी से उस ट्रक को उस रास्ते पर भगा ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक एक तरफ झुकने लगी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोका, वरना ट्रक को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ है, लिहाजा मैं और राजू हम दोनों टूल बॉक्स और पाना लेकर ट्रक से नीचे उतरे तो सच में हमारी ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी था और सारा सामान भी, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं नीचे झुककर उस पंचर टायर के नट बोल्ट ढीले करने लगा। अभी मैं नट बोल्ट ढीले कर ही रहा था कि तभी मेरे पास खड़े राजू ने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़, हमारी ट्रक इस पेड़ के पास क्यों खराब हुई? मैंने राजू के इशारे की तरफ देखा तो सच में हमारी ट्रक एक बरगद के पेड़ के पास खराब हुई थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। मगर मैंने राजू को ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो कि हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर फटाफट टायर चेंज कर दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। हम लोग ट्रक लेकर जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गए कि तभी अचानक रास्ते के अगल बगल मुझे सिर्फ बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी
सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ दिख रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने राजू से पूछा, राजू, तुझे रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? इस पर राजू बोला, हाँ उस्ताद, आपको भी दिख रहे हैं क्या? अभी राजू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगा और ट्रक एकदम से रुक गई। हम दोनों अपने शरीर का भार पीछे की तरफ महसूस कर पा रहे थे, लिहाजा हम दोनों फटाफट जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकले तो हमने जो देखा वो देखकर हमारा पूरा बदन कांपने लगा। हमारे रगों में खून की जगह डर दौड़ने लगा, क्योंकि हमारा ट्रक रास्ते पर पलटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी एक्सीडेंट के हमारी ट्रक कैसे पलट सकती है? ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी हाथ से ट्रक को पलट दिया हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक कोई खेलने की चीज नहीं है जो कोई हाथ से पलट देगा। तभी फिर से राजू ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, उस्ताद, वो देखो बरगद का पेड़। मैंने जब उसके इशारे की तरफ देखा तो पाया कि इस बार भी जहां हमारी ट्रक पलटी है वहां पास ही में एक बरगद का पेड़ है। हमें समझ आ गया कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है, जिस वजह से हम दोनों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागते हुए हम सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचे और सबको सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि दरअसल उस रास्ते में जितने भी बरगद के पेड़ हैं उनमें शैतानों का वास है। रात 12 बजे के बाद उन्हीं के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर सकती। साल 1999। उस समय मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी और उस समय मैं कोई काम नहीं करता था। दिन भर हम सभी दोस्त इधर उधर खेलकर बिताने के बाद अंधेरा होते ही हम सभी दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक शाम हम सभी दोस्त बातें कर रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त मदन ने कहा, यार, तुम लोगों को भूतों से डर लगता है क्या? मदन के ये पूछने पर मैंने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे भूत से डर नहीं लगता। तुझे लगता है क्या? इस पर मदन ने कहा, हाँ यार, मुझे लगता है। मदन के ये बोलते ही हम जोर जोर से हंसने लगे कि तभी मेरे एक और दोस्त अब्दुल ने कहा, यार, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं भी तो डरता हूँ भूतों से। इस पर मैंने अब्दुल से कहा, क्या यार अब्दुल, तू भी मदन की तरह बातें कर रहा है? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी काफी देर से हमारी बातें सुन रहे बिरजू काका चलकर हमारी ओर आए। बिरजू काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। उनकी उम्र कितनी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन गांव के छोटे से लेकर बड़ों तक सब उन्हें बिरजू काका कहकर ही पुकारते हैं। बिरजू काका हमारे पास आकर बैठ गए और हमारी तरफ देखते हुए बोले, हंस क्यों रहे हो तुम लोग इतना? सच में भूत होते हैं, मैंने भी देखा है। इस पर मैंने कहा, कहाँ और कब? हमें भी बताइए। जिसके बाद बिरजू काका ने बताना शुरू किया। आज से काफी साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, तो उस समय मेरी शहर में एक सब्जी की दुकान थी। मैं अपने खेतों में उगाए गए सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचता था, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। उस वक्त हमारे गांव से शहर का बाजार और भी दूर हुआ करता था, जिस कारण मुझे आने जाने के लिए अपनी साइकिल का सहारा लेना पड़ता था। मैं सुबह 6 बजे अपनी सब्जियों को साइकिल में लाद कर शहर जाता और सारे सब्जियों को बेचकर रात के 9 बजे तक
गांव वापस लौट आता। उस समय रात के 9 बजना यानी काफी रात, जिस कारण मेरे वापस लौटते समय रास्ते पर मुझे दूर दूर तक इंसान तो दूर कोई परिंदा तलक भी दिखाई नहीं पड़ता था। खैर, एक दिन हुआ कुछ यूं था कि सुबह से ही मेरी सब्जी अच्छी नहीं बिक रही थी, जिस कारण शाम तक मेरे पास काफी सारी सब्जियां बच गईं। उन बचे हुए सब्जियों को देखकर मुझे काफी चिंता हो रही थी कि मैं इतने सारे सब्जियों का क्या करूंगा। रात तक तो सभी सब्जियां खराब हो जाएंगी। जिसके बाद मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुछ देर रुककर और देखता हूँ, शायद सब्जी बिक जाए। मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधा घंटा और रुकने के बाद भी मेरी सब्जियां नहीं बिकी। शायद उस दिन मेरा नसीब ही ठीक नहीं था। खैर, ठीक रात के 9:30 बजे मैंने अपना दुकान बंद किया और साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव वाले रास्ते पर पहुंचा तो वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की कोई सुविधा थी और ना ही रास्ते पर लाइट की रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद थी, उसकी भी रोशनी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ होने के कारण रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। इस पर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया। मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो वहां का माहौल और भी ज्यादा वीरान था। खैर, उस समय मैं डरता तो था नहीं, तो मैं आगे बढ़ता रहा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस रोने की आवाज को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस कब्रिस्तान के पास कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो रोने की आवाज और तेज हो गई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि आगे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी होकर रो रही है। उस औरत को इतनी रात गए यहाँ देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत यहाँ कर क्या रही है। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर मैं उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर मुझे कहाँ पता था कि अब मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। खैर, उस औरत के पास जाकर मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है? मेरे ये पूछने पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत उल्टी तरफ चेहरा करके खड़ी थी, जिस कारण मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस औरत से कोई जवाब ना मिलने पर मैंने दोबारा उस औरत से कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या आपको? लेकिन मेरे इस बार बोलते ही उस औरत ने अपना सिर पकड़कर एकदम से पीछे घुमा दिया कि मानो उसका सर धड़ से जुड़ा ही ना हो। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उसकी शक्ल की ओर घुमाई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी और साथ ही साथ उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और अब ये मुझे मारकर मेरा खून पी जाएगी। अभी मैं अपनी साइकिल लेकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा साइकिल पकड़ लिया।
उस चुड़ैल ने मेरी साइकिल को इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी साइकिल टस से मस नहीं हो रही थी कि तभी उस चुड़ैल ने मुझे साइकिल समेत उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे इतनी जोर से पटका था कि मेरे सर पर काफी चोट आई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर 2-3 लोग पानी के छींटे मार रहे थे। फिर उन लोगों से पूछने पर पता चला कि वो मुझे मारने ही वाली थी कि तभी कारखाना से घर लौटते समय इन लोगों ने मुझे देख लिया और मेरी जान बचा ली। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। बिरजू काका की पूरी आप बीती खत्म होते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। जिसके बाद मैं फटाफट से उठा और बिरजू काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरा घर गांव की चौपाल से थोड़ी ही दूरी पर था, तो मुझे घर पहुंचने में करीबन 10 मिनट का वक्त लगने वाला था। रास्ते पर आगे बढ़ते वक्त मुझे बार बार बिरजू काका के बताए गए बातें ही दिमाग में घूमे जा रही थी। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के अपने साथ चलने की आहट महसूस हुई। तो उस आहट को महसूस करके मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक काली परछाई थी जो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उस काली परछाई को देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने दौड़ लगा दी और सीधे अपने घर जाकर ही रुका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।